जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी विषय से अध्याय नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। अध्याय नंबर 6 का नाम है यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जिसके लेखक का नाम है नागार्जुन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम में आप लोग को पूछा जाता है, वही सब क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोग को एग्जाम में जो आता है, वही सब क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा और यही सब एग्जाम में आप लोग को आएगा, और इसको नोट्स भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ना, फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा, दंतुरित का अर्थ है बच्चे के पहली बार दांत निकलना। दंतुरी का मतलब क्या होता है, तो दंतुरित का अर्थ होता है बच्चे का जब पहली बार दांत निकलता है ना, उसी को हम लोग दंतुरित बोलते हैं। तो इसके बाद देखिए क्या है, बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। बच्चों की दंतुरित मुस्कान की कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस मुस्कान के प्रभाव से बांस और बबूले जैसे कठोर प्रकृति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास सोफालिका के फूल झड़ने लगे हों। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, उसके मृत शरीर में प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। यही इसका बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए आप लोग, बच्चे की मुस्कान एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा, बच्चे तथा बड़े व्यक्ति के मुस्कान में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पे 3 अंतर बताया गया है, तीनों अंतर ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, पहला अंतर देखिए क्या है, बच्चे अबोध होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, अबोध होते हैं। बच्चों की हंसी में निछलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम होती है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं, बच्चों का जो हंसी होता है वो प्राकृतिक होता है, और जो बड़ों का हंसी होता है वो कृत्रिम, मतलब खुद से बनाकर उन लोग हंसते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या, दूसरा ऑप्शन देखिए है, बच्चे मुस्कुराते समय किसी बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। ठीक है, पर ब, परंतु बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि होते हैं, उनके मुस्कुराने की खास वजह होती है, इसलिए बड़े व्यक्ति मुस्कुराते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, बच्चों का मुस्कुराना भी सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों की मुस्कुराना किसी को प्रभावित नहीं करता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर देखिए है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वह निम्नलिखित है। पहला देखिए यहाँ पे, बच्चों की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। समझ रहे हैं ना, बच्चों का जो मुस्कान होता है उसे मृतक के में भी जाना जाता है। दूसरा है कवि, दिख रहा, दूसरा देखिए, कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्पों से की है, जो तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं। तीसरा देखिए है, बच्चों के मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है। ठीक है, चौथा क्या है, कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करता है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। पंचवा भी एक, इसमें एक और लास्ट ऑप्शन है। इसमें देखिए क्या है, बच्चा जब तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराता है, तो कवि को लगता है कि वह उनके प्रति स्नेह प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, कवि के अनुसार दिख रहा है यहाँ पे, ये सब थोड़ा 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। कवि के अनुसार फसल क्या है, ये भी पूछा जा सकता है।
तो इसका आंसर होगा कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं है, बल्कि इसे साकार रूप से प्रदान करने के लिए इन सभी का योगदान आवश्यक है। इसे ही हम लोग फसल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक नंबर याद मतलब शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन है। मतलब फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों को इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें होगा देखिए उत्तर इसका, प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता बताया है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छा से पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और गहिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा, फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ है। बात सही है। अगर मान के चले कोई फसल को उपजा दिया जाए और उसमें ऑटोमेटिक तो हम लोग पानी दे देते हैं, सूरज की किरणें मिल जाता है, मिट्टी रहता है, हवा रहता है, लेकिन हम लोग अगर मेहनत ना करें, किसान अगर मेहनत ना करे, तो क्या फसल उपज जाएगा, अच्छा से फसल उपज जाएगा? नहीं होगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट लाइन है, यदि किसान अपने परिश्रम एवं बुद्धि के द्वारा उचित रूप से इनका उपयोग करेगा, तब ये साधन सार्थक होंगे। अतः यह किसान के श्रम की गरिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती है और उसकी महिमा बढ़ाती है। ठीक है, यही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर और सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है और हवा की थिरकान प्रस्तुत इसमें पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए ये होगा, प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों को ही प्रमुख रूप से आवश्यकता है। वातावरण के ये दोनों अवयव फसल वृद्धि के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली तथा प्रवक्ता की सूरज की किरणों से प्रभाव के कारण आती है। फसलों बढ़ाने में हवा की थिरक थिरकन का भी योगदान रहता है। तो इस तरह से इसका हुआ रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच हवा की। इसका भाव स्पष्ट मैं यहाँ पे किया हूँ। तो इस तरह से जो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। तो टोटल इसमें मैं जो भी क्वेश्चन बताया हूँ, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको अच्छा से पढ़कर आप लोग एग्जाम में जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।